रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। दोस्तों अगर आपको याद होगा अपन ने बजट पढ़ा था। बजट के अंदर क्या करते हैं, बजटरी कंट्रोल एक टॉपिक था जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बजट बनाती है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है, बिल्कुल सेम, अप्रॉक्स सेम। इसके अंदर क्या करते हैं कि कंपनी की जितनी भी काम होते हैं कंपनी डिपार्टमेंट वाइज बांट देती है। अब अपन ने कई बार पढ़ा है इसके बारे में कि मार्केटिंग मैनेजर अलग होता है, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग होता है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर मैनेजर अलग होता है। हर कंपनी के अंदर ये मैनेजर्स या ये वर्कर्स जो है ना, पर्सन्स जो है अलग अलग होते हैं, ये एम्प्लॉइज, ठीक है। मतलब कंपनी क्या करती है, डिपार्टमेंट के अंदर काम बांट देती है। जैसे मार्केटिंग का काम बांट दिया अलग डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन का काम अलग डिपार्टमेंट के पास बांट दिया, गुड्स परचेज करने का डिपार्टमेंट का काम अलग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स एचआर जो एम्प्लॉयज की भर्ती वगैरह होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह, वो सारा काम किसका हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने एक नाम भी सुना होगा, ये पूरा सब्जेक्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इवन सबकी सब चीजें एक सब्जेक्ट है। और भी डिपार्टमेंट हो सकते हैं कंपनी के, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब कंपनी अपना जो टोटल काम है वो क्या कर देती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देती है और उस डिपार्टमेंट पे एक मैनेजर बिठा देती है, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट पे क्या बिठा देती है, एक मैनेजर बिठा देती है। ये चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इस मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजर का काम होगा कि सेल्स बढ़ाना। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होगा, मार्केटिंग मैनेजर से कोऑर्डिनेट करके जितना माल प्रोड्यूस होगा, जितना माल बेचेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अगर अपन को याद होगा तो अपन ने पहले भी इस तरीके की बातें डिस्कस करी है बजट के अंदर। प्रोडक्शन मैनेजर का जो काम है वो किससे लिंक होता है, परचेज मैनेजर से लिंक होगा। जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बनाएगा उतना उस हिसाब से रॉ मटेरियल जो है वो परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा। अपन ने डिस्कस किया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है वो फिनिश गुड्स बनाता है और परचेज डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल और फिनिश गुड्स मतलब तैयार माल, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, इन सबको सर्विस देना, ठीक है। अब मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, इन सब की भर्ती कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो करेगा, ठीक है। और भी जो कंपनी के बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होंगे वो भी इसके अंदर होंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है, जो पैसा आ रहा है और जा रहा है उसका हिसाब किताब रखना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या किया अपन ने दोस्तों, जो कंपनी का वर्क है उस वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर दिया और हर किसी पर्सन की क्या करी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी कि भाई ये तुम्हारा ये काम है और तुम्हारा ये काम है। मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या है, माल बेचना। अब एक ध्यान रखना, एक चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन नहीं हो सकती किसी पर्सन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। अथॉरिटी मतलब सिंपल पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के साथ साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, पावर भी देनी पड़ेगी। खाली जिम्मेदारी देने से कुछ नहीं होगा और खाली पावर देने से क्या है, कुछ नहीं होगा। पावर दे दी और जिम्मेदारी नहीं दी तो पावर का मिसयूज होगा, ठीक है। और अगर जिम्मेदारी दे दी और पावर नहीं दी तो वो पर्सन वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों की दोनों साथ साथ चलती है। कई बार इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपने टॉपिक्स है भी मेंशन में, सिलेबस में मेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो मतलब कंपनी क्या कर रही है, पूरे के पूरे वर्क को, वापस समझना, पूरे के पूरे काम को क्या कर रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर रही है ना। और हर किसी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी गई है। इसके बाद क्या करेंगे सर, अब खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने से कुछ नहीं होता, उनको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि भाई काम उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो टारगेट सेट करे गए थे, जो टारगेट सेट करे गए थे एज पर टारगेट जो है वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चेक वर्क एज पर टारगेट, ठीक है। तो ये अपन चेक करेंगे और चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी में रिपोर्टिंग सिस्टम बिठाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग सिस्टम मतलब कि ऊपर के जो बड़े बड़े
सेठ लोग होंगे, मालिक लोग होंगे, जिसने ये पूरा सिस्टम डिवाइड किया है कंपनी में, उन सबको पता रहना चाहिए कि भाई मार्केटिंग मैनेजर है क्या अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमने जो बताया था। प्रोडक्शन मैनेजर है जो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम जो बताया था। तो ये सारा काम डिवाइडेड है और इन सबको अपने हिसाब से काम करना है जो इनको बताया गया है, और इनके ऊपर एक पर्सन पहले से बैठा हुआ है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। अपने घरों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यूज होती है। सर कैसे? देखो सर, ऐसे कि अपने घर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। आप सोसाइटी पढ़ते हो, सोसाइटी में आपने 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर एक कॉन्सेप्ट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि जो वर्क है वो डिवाइडेड है। जैसे अपन बोलते हैं भाई काम, जो कई लोग जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं, पैट्रियार्कल जो अपन बोलते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि भाई महिलाओं का काम क्या है, घर संभालना, ठीक है, और आदमियों का काम क्या है कि बाहर जाके नौकरी करना या फिर काम करना, ठीक है। हालांकि ये गलत सोच है। तो पैट्रियार्कल जिसे सोसाइटी बोलते हैं, इसे अपन वो सोच है। लेकिन ये क्या कर रही है? डिवीजन ऑफ वर्क कर रही है। आज अपने घर के अंदर भी डिवीजन ऑफ वर्क है क्या? अपने जो मम्मियां हैं वो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या करती है, भाई घर में मसाला कैसा आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? अपनी मदर डिसाइड करेगी, है ना, कि घर में कौन सा मसाला चाहिए, घर में कौन सी सब्जी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो, आटा जो है, गेहूं जो है किस चक्की से पिसवाना है, ये सब चीजें जो है वो मम्मी डिसाइड करती है। पापा क्या डिसाइड करेंगे? जो पैसा है वो प्रॉपर्टी में लगाना है कि शेयर परचेज करने, कि गोल्ड परचेज करना है, कि बैंक में लगाना है, ठीक है। और अपन अपन बच्चों का काम क्या है कि अपना काम है कि पढ़ाई पे ध्यान देना। तो ये क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपन को अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। अब आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपन को पढ़ना है, तो अपनी अथॉरिटी क्या है? अपन पढ़ने के लिए कहीं कोचिंग जा सकते हैं, उसके लिए अपन अपने पेरेंट्स से पैसे मांग सकते हैं, ठीक है। ये अपन को घर वालों ने पावर दे रखी है, ठीक है। अब मम्मी के पास क्या पावर है कि मम्मी जो है अपने राशन का सामान ला सकती है जो उनके हिसाब से, जो उनको चाहिए घर के हिसाब से। तो उनके पास पावर क्या है कि उनको पापा ने जो है पेमेंट उस हिसाब से कर रखा है, ठीक है, भाई ये बजट संभालो आप, ये आपका बजट है, ठीक है। तो हर किसी की अथॉरिटी, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी इस चीज को लिंक कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो होता है वो अपने 3 लिस्ट होती है शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट है ना, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों मिला के, है ना। मतलब अपन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर चुके हैं, ठीक है, और इसी हिसाब से अपन ने उनको पावर दे रखी है, ठीक है। फिर इसीलिए फाइनेंस कमीशन बनता है। अभी अपने कोर्स में फाइनेंस कमीशन भी एक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग समझ में आया आपको कि हर किसी पर्सन की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। ऐसा क्यों किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ताकि क्या है कि आपस में मतभेद ना हो, फिक्स कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कल को अगर कोई लफड़े हो जाए तो फिर, अब जैसे आपने देखा अमृतसर के अंदर ट्रेन हादसा हुआ, ठीक है, अब उसमें दिक्कत क्या थी? अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाए कि अब फटाफट से भाई रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलो रेलवे ने तो, रेलवे की तो गलती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, लोगों की गलती है क्या? हाँ, लोगों की गलती भी नजर आ रही है वहां पे कि लोग वहां पे पहुंच गए, वहां पे ट्रैक पे खड़े हो गए वहां पे जाके, ठीक है। फिर तीसरा क्या जो है प्रशासन की गलती है क्या, कि प्रशासन को पता था या नहीं था, ठीक है ना, इन सब चीजों का। फिर अपन क्या परमिशंस ली गई थी क्या, जो ऑर्गेनाइजर है उसकी गलती है क्या, ठीक है। तो अपन ने प्राइमा फेसी फटाफट से जो पुलिस ने है ऑर्गेनाइजर को पकड़ के डाल दिया जेल के अंदर, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए। तो अपन देखते हैं कई बार बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो केस चलता रहता है फिर उस हिसाब से। क्लियर क्या? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मतलब कि काम क्या है? डिवाइडेड है, ठीक है, वर्क को डिवाइड करना है अलग अलग पर्सन के बीच में, उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से क्या दी जाएगी आपको? अथॉरिटी दी जाएगी। फिर आप का काम ऊपर कोई चेक कर रहा होगा, और क्या चेक कर रहा होगा कि आप जो है, जो टारगेट सेट किया गया था उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अब देखो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा था? मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब एक बार इसको छोड़ के इधर आते हैं पहले, सर इसकी लिमिटेशंस क्या है। अब देखो पिछले बार लिमिटेशन पूछ लिया, इस बार लगता है फायदे भी पूछ ले, तो मैं पहले आपको फायदे डिस्कस करता हूं, है ना। ध्यान रखना, फायदे अभी तक पूछे नहीं गए हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो अपन इस क्वेश्चन के लिए तैयार रह सकते हैं क्या कि एडवांटेजेस ऑफ या बेनिफिट्स ऑफ, ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, आरए लिख दिया मैंने शॉर्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सर पहला बेनिफिट क्या नजर आता है आपको, बताओ। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। सर स्ट्रक्चर क्या होता है ये? स्ट्रक्चर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन हायर पोस्ट पे, कौन लोअर पोस्ट पे, कौन किसकी जवाबदारी है, किस, है ना। जैसे कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, मार्केटिंग मैनेजर के बाद प्रोडक्शन मैनेजर की। अब मार्केटिंग मैनेजर अलग अकेला थोड़ा काम कर रहा होगा, आपको क्या लगता है? इसके नीचे बहुत सारे लोग होंगे। आपने किसी कंपनी की स्ट्रक्चर देखा होगा, तो सबसे पहले आप कभी कंपनी में जाओगे और आपके पास एक अच्छी डिग्री है, ठीक है ना। वैसे अपन सब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर फिर भी अपन प्राइवेट अगर थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जानते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आप किसी कंपनी में जाते हैं तो एमटी लगते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपन उसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, एएम बनते हैं। फिर असिस्टेंट मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर बनते हैं, डीएम बनते हैं। फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना वाला नहीं है, ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं अपन। फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर के बाद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे करके चलता है, फिर जीएम वगैरह। तो ये स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। क्योंकि आपके ध्यान रखना अपने कोर्स में ऑर्गेनाइजेशन भी है पूरा का पूरा एक टॉपिक। पेपर 3 के अंदर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक भी जोड़े हुए हैं प्योरली, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। तो क्या कौन किसके ऊपर जवाबदारी देगा, तभी तो प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाती है इस तरीके से। अगर ये सिस्टम ना हो तो फिर काम ही नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं, मैं पहले एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट मैनेजर था, ठीक है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मेरा कंप्लीट हुआ तो वहां पे मेरी फर्स्ट जॉब थी, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है वो आदित्य पुरी है, आपने नाम सुना होगा इनका। अब और मेरी पोस्टिंग इन्होंने दी थी उदयपुर, ठीक है। कुछ टाइम बोले जयपुर में ट्रेनिंग करो, उसके बाद उदयपुर आपकी पोस्टिंग दे देंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि आदित्यपुरी हर जगह पे प्रेजेंट रहेगा क्या? नहीं। अब एज अ हम डीएम अपॉइंट हुए थे, डिस्ट्रिक्ट में मतलब जो डिस्ट्रिक्ट नहीं डेप्यूटी मैनेजर है ना, ये डीएम याद आ जाता है। तो फिर हमारे ऊपर कौन बिठा रखा था? मैनेजर बिठा रखा था। मतलब एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो काफी टाइम से काम कर रहे थे, वो जो सीए थे उनसे भी ऊपर सीए था एक, ठीक है। लेकिन मुझे केवल किसको रिपोर्ट करना पड़ता था? अपने मैनेजर को। मुझे उससे ऊपर के मतलब नहीं था ज्यादा, ठीक है। मेरी और अपने सीनियर मैनेजर से बहुत कम बातें होती थी, जब भी बातें होती थी वो मैनेजर से होती थी। ये भी मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है कि जो आपके जस्ट सुपरवाइजर हो आप उसी से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो भी लेना है आप उसी के प्रति अकाउंटेबल हो, ठीक है। अगर मान लो ये पर्सन और ये पर्सन मुझे दोनों की दोनों गाइड करेंगे तो फिर मैं कंफ्लिक्ट हो सकता है ना, मैं किसकी बात सुनूं? हो सकता है दोनों की बातें अलग अलग हो। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत कहता है कि आपके ऊपर जस्ट एक ही पर्सन होना चाहिए हमेशा। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट के सिद्धांत के हिसाब से, प्रिंसिपल्स के हिसाब से कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है इसके अंदर बहुत मदद करती है। क्लियर? क्या अब इससे नहीं जानना अपन को बहुत इतना। दूसरी बात, इसका क्या एडवांटेज है? और दूसरा, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है। अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगी ना तो दिक्कत आ जाएगी। अपन बाद में लिमिटेशंस में, जब अपन, अब ये क्वेश्चन पूछा था ना लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन मतलब क्या होता है, क्या इसकी कमियां हैं, क्या रुकावटें हैं, ठीक है, हिंड्रेंस जिसे अपन बोलते हैं। तो अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी अगर ये साथ साथ नहीं दी तो गड़बड़ हो जाएगी। आप एक चीज याद करो, आप अपन सब है ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हुआ था एक प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1757 था शायद ईयर उसका, और 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। तो बक्सर के अंदर अपन को याद है कि एक ट्रीटी हुई थी जिसे बोलते हैं
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अपन सबने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी है, विपिन चंद्रा भी पढ़ी है, और एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। अब इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर खास बात क्या थी? इसके अंदर इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट चालू कर दी थी। जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल गवर्नमेंट चालू कर दी। मतलब कैसे कि जो नवाब था, नवाब को सारी क्या दे दी? केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे बोलते थे निजामत राइट्स, है ना। आपको याद होगा निजामत के जो फंक्शंस थे वो किसको दे दिए थे? नवाब को दे दिए थे। और जो दीवानी फंक्शंस थे, दीवानी मतलब टैक्स कलेक्ट करने के फंक्शन, वो किसके पास रख लिए इन्होंने? टैक्स कलेक्ट करने के फंक्शंस ये रख लिए ब्रिटिशर्स ने खुद। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपन बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद के पास रख लिए। अब इससे जनता कैसे पीड़ित हुई, अब आप देखो कैसे खतरनाक काम हो गया था। अपन को सबको पता है वैसे ये स्टोरी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है, लेकिन जो अथॉरिटी है टैक्स कलेक्ट करने की वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब नवाब को रिस्पॉन्सिबल बना दिया। अब ये जनता है, ये लोग है, जनता है बहुत सारी, टैक्स ले रही है जनता से। कौन? जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अगर अच्छा, और वर्क करने की जिम्मेदारी किसकी है? नवाब की। लेकिन सोचो वर्क कैसे करेगा नवाब? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरे करेगा? मान लो नवाब को कोई नहर बनानी है उस जगह के अंदर, तो नहर बनाने के लिए पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर नहीं पा रहा, ठीक है, नवाब जो है। और ये जो है टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और अगर नवाब से पूछ रहे हैं कि जनता पूछ रही है नवाब से, भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोले मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से बोलते हैं कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोला हमारा काम करने का है ही नहीं, हमारा काम केवल टैक्स कलेक्ट करने का है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुल मिला के जो है टैक्स कलेक्ट करने के लिए फिर लोगों को मान लो डंडे मार रही है। तो अगर लोग पूछ भी रहे हैं तो भाई बोला मेरा काम तो टैक्स कलेक्ट करने का, मैं तो करता रहूंगा। तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन वाली स्टेज हो गई थी। फिर अपन ने पता है 1772 के अंदर जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने इसको खत्म किया था बाद में, ठीक है। इससे इंडियंस के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि भाई तुम क्या है गवर्नेंस नहीं कर रहे। अब गवर्नेंस कहां से करें? ब्रिटिशर्स ने तो किताबों में लिख रखा है कि ना इंडियंस जो है ढंग से गवर्नेंस नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे बताओ, कि जब वही नहीं है अपने पास, कुछ है ही नहीं, अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत है, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। अब देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है एक तरीके से, 5 + 2 7 मार्क्स। तो अपन को अगर डिफरेंट एंगल अगर अपन कवर करके बता देते हैं उसको, ठीक है, एक दो एग्जांपल ऐसे लिंक करके बता देते हैं, तो अपने नंबर वैसे ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हो गया इसका। और क्या बेनिफिट है? कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाएगा कंपनी के अंदर अच्छा खासा, ठीक है। कंट्रोल कैसे? क्योंकि आपने रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म बना रखा है, रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन हो जाएगा ना। भाई ये चेक कौन करेगा कि ना जो काम है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा? ऊपर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो चेक करेंगे कि जो मैनेजर से अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाएगा। तो आप ये 3 बेनिफिट्स इसके ध्यान रख लो। और लिमिटेशंस क्या ध्यान रखोगे? अब इसका उल्टा कर दो आप, इन सबका लिमिटेशंस हो जाएगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। अब जैसे कई बार क्या होता है लिमिटेशंस, अगर आपने गलत पर्सन को गलत काम दे दिया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में गड़बड़ कर दी, तो फिर वैसे भी जो है ये पूरा सिस्टम इनइफेक्टिव हो जाएगा। कोई मान लो पर्सन मार्केटिंग का काम ढंग से जानता ही नहीं है। आपको पता है मार्केटिंग के काम के अंदर अपन को कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए, बट फिर भी आपने उसको मार्केटिंग मैनेजर बना रखा है, ठीक है। और जो पर्सन मार्केटिंग का काम अच्छे से जानता है आपने उसको प्रोडक्शन मैनेजर बना रखा है। तो फिर क्या होगा? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने गलत फिक्स कर दी तो ये लिमिटेशन है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कंपनी के पास लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन नहीं अच्छा, ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, तो क्या होगा? तो भी काम गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई देखने वाला ही नहीं है। भाई आपने सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, मार्केटिंग मैनेजर की, प्रोडक्शन मैनेजर की, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक करने वाला ही नहीं है कि भाई ये काम कर रहे हैं कि ढंग से नहीं कर रहे हैं।
तो फिर इतना बड़ा सिस्टम बनाने की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। क्लियर क्या? तो अपन ऐसे ध्यान रख सकते हैं इनके अंदर लिमिटेशंस और इसके बेनिफिट्स। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं कंपनी में, नाम बताओ। अब एक तो आप ये नाम लिख सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एक तो ये नाम चल जाते हैं, और स्पेसिफिकली दे रखे होते हैं, इनको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है। ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट अपन ने डिस्कस किया, ये भी टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। सर कौन कौन से? इनको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है ना। कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, फिर प्रॉफिट सेंटर, और इन्वेस्टमेंट सेंटर। दोस्तों बताओ कॉस्ट सेंटर क्या होगा? कॉस्ट सेंटर को एक्सपेंस सेंटर भी बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस सेंटर या एक्सपेंसेस को हिंदी में बोलते हैं खर्चे, कॉस्ट को बोलते हैं क्या? लागत। ठीक है, रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, बिक्री। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय। सुना होगा ना आपने क्रय या विक्रय। तो क्रय मतलब होता है परचेज, विक्रय मतलब होता है सेल्स। प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ, और इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश। ठीक है, अब इधर देखो जरा, एक्सपेंस सेंटर क्या होता है? एक्सपेंस सेंटर मतलब जिसकी जिम्मेदारी होती है खर्चे को मैनेज करना, खर्चे कम से कम करना। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस इन कंपनी, एक्सपेंडिचर इन कंपनी, कम से कम करना खर्चे। ठीक है, तो जनरली इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह, ठीक है, ये सब आते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इसी का पार्ट होता है, परचेज डिपार्टमेंट भी इसी का पार्ट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो खर्चे करता है ना, परचेज डिपार्टमेंट भी खर्चे करता है। तो बस आपको कॉस्ट सेंटर नाम याद रखना है। रेवेन्यू सेंटर मतलब जिसका माल बेचने से रिलेटेड होता है। तो बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है बताओ? माल बेचना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? माल बेचना। ठीक है, प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करता है बताओ? कॉस्ट माइनस रेवेन्यू कर दो। भाई किसी भी चीज को बेचा, उसको बेचने पे 100 रुपए मिले। ठीक है, अपन ने उसको खरीदा था या बनाया था 80 रुपए में। भाई किसी भी चीज को बेचने पे 100 रुपए मिले, इस मार्कर को बेचने पे 100 रुपए मिले, और इस मार्कर को बनाने के अंदर या खरीदने के अंदर 80 रुपए लगे, तो बताओ प्रॉफिट कितना हो गया? 20 रुपए। तो प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या होता है? कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, जैसे कंपनी को कौन सी प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी चाहिए, कौन सा फर्नीचर परचेज करना चाहिए, बिल्डिंग कहां परचेज करनी चाहिए, लैंड कहां परचेज करनी चाहिए, बैंक में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो समझ में आ गया? देखो अब सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए अपने। अब इनके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है अपन को, है ना। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्या पूछे? नाम पूछे, नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। तो आप मीनिंग बता दो। ठीक है, जो मैंने आपको मीनिंग बताया, फिर आप उसको दूसरे दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक कर दो। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री का एग्जाम्पल दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और या फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे सकते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, इससे आपको पता ही है वैसे ही सब्जेक्ट लिंक करना कितनी अच्छी बात होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के कितने टाइप होते हैं, और एक एक लाइन लिख दो। कॉस्ट सेंटर का काम क्या होता है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। रेवेन्यू सेंटर का काम क्या होता है? प्रॉफिट, सेल्स को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना। तो इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसमें प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट आ जाएगा।
प्रॉफिट सेंटर का काम क्या है? प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। तो जनरली फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, उसका ये काम होता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम क्या है कि जितना भी पैसा कंपनी के पास है उसको, एक्स्ट्रा पैसे को इन्वेस्ट करना, ठीक है। जो जरूरी पैसा है उसको इन्वेस्ट करना, ठीक है। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी में लगा रहे हैं, फर्नीचर में लगा रहे हैं, बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा भी और जरूरी पैसा भी, जो भी चीजें हैं उसको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचना है तो वो इन्वेस्टमेंट सेंटर का काम है। तो इससे बताओ क्या हुआ, हर अलग अलग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हो गई है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से सबको क्या दे दी जाएगी? अथॉरिटी दे दी जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक पर बस इतना डिस्कशन मोर देन सफिशिएंट है। और वैसे भी इस पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो कि हो सकता है कि दोबारा पूछ ले, और पूछेगा तो फिर वो बेनिफिट्स वगैरह पे जाएगा अब की बार, और मीनिंग तो पूछ ही सकता है ना, ध्यान रखना। तो प्लीज मैं आपको ये कह रहा हूं बार बार कि आप डायग्राम जरूर बना के आना, है ना, अपने एग्जाम्स में। डायग्राम बनाने से बहुत अच्छा इंपैक्ट जाता है, ठीक है। तो इनको नोट करते रहना। आपकी कॉपी दूसरों से अलग तभी रहेगी क्योंकि देखो लिखते तो सभी हैं, सभी लिख रहे हैं, प्रैक्टिस सभी कर रहे हैं लिखने की, याद सभी कर रहे हैं, अपन अकेले तो कर नहीं रहे। लेकिन क्या है, प्रेजेंटेशन मेन बात है। अब आरएस जो बच्चा मेंस दे रहा है, अब आप ये कह सकते हो कि उसके पास नॉलेज कम है, नहीं, उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बट अब दिक्कत क्या आएगी? केवल प्रेजेंटेशन की, ठीक है। उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो प्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी सीधे आते हैं, आपको पता है ज्यादातर, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आते हैं कई। अब ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही तो है, व्हाट डिफाइन सोशल अकाउंटिंग, ठीक है। आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखो डायरेक्ट रेशो पूछे हुए हैं, ठीक है, या फिर पूछा हुआ है 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के 2 ऑब्जेक्टिव बताओ, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो अपन को करना क्या है, अपन को केवल प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है एग्जाम में। तो आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको यही कहूंगा कि डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, देखो जरा डायग्राम बनाने की। अब आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये बनाओ, ठीक है, ऐसे। अब डायग्राम बनाने के लिए अपन को ये थोड़ा फूल पत्ती वगैरह सजानी है, उसके अंदर क्राफ्ट कुछ करना है, नहीं करना। अब ऐसे अपन ने डायग्राम बना दिया, ये बन गया डायग्राम। अब इसमें आपने पॉइंट लिख दिया कुछ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। अब मान लो आपको कुछ भी लिखना है, अब आप इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन कवर करना चाहते हो, इकोनॉमिक ले लो। फिर इसमें कुछ पॉलिटिकल बात लिखना चाहते हो, पॉलिटिकल लिख लो। सोशल लिखना चाहते हो, सोशल लिख लो। कल्चरल इसमें आ जाएगी मान लो, ठीक है। और इस तरीके से एनवायरमेंट इसमें आ जाएगी, है ना। तो आप समझ रहे हो, ऐसे करके बना दो डायग्राम, तो अपनी कॉपी अच्छी हो जाती है दूसरों से, और कोई बात नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सोशल अकाउंटिंग। ठीक है। तो आप है ना, जितने भी टॉपिक्स है ना, जितने भी अपने हिस्ट्री वगैरह, आपके सारे टॉपिक्स में कोशिश करोगे ना अपन, अगर एक एक डायग्राम आप बना के रख लो अपने पास अभी, है ना, तो एग्जाम में अगर मतलब एक्यूरेट याद भी नहीं आए तो फिर पहले से अगर बना हुआ तो ज्यादा बढ़िया है। तो एग्जाम में आपको एकदम फ्रीक्वेंटली याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल अकाउंटिंग देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, क्योंकि केवल पिछली बार डिफाइन सोशल अकाउंटिंग पूछा है, ठीक है। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले अपन एक बार समझ लेते हैं इसको क्या होता है। दोस्तों आपको पता है बिजनेस मतलब क्या होता है? लोग। बिजनेस मतलब क्या होता है? लोग। आपने वो मूवी देखी है एक, रॉकेट सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह होता है उसमें ना, सॉरी रणवीर कपूर होता है, हाँ। रॉकेट सिंह ये सेल्समैन था उसके अंदर, है ना एक, ठीक है। तो आप अगर कभी टाइम मिले तो देख लेना। तो रॉकेट सिंह मतलब वो क्या कहता है उसके अंदर के, बिजनेस मतलब क्या होता है? लोग होते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये चीज बिल्कुल सही है। आप बिजनेस के अंदर जो है सारे लोगों से तो इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर आप लोगों को खुश रखोगे तो आपका बिजनेस जो है अपने आप ग्रो करेगा, वो अपन को समझ में आती है बात। लोग मतलब सोसाइटी, ठीक है। बिजनेसमैन बताओ जो भी चीजें ले रहा है वो सब किससे ले रहा है? सोसाइटी से ले रहा है। सर एग्जांपल, इनपुट्स। सर बिजनेसमैन क्या क्या इनपुट ले रहा है सोसाइटी से? बिल्कुल, बिजनेसमैन ले रहा है रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, एनवायरमेंट, और बिजनेस
बिजनेस जो भी चीजें दे रहा है वो किसको दे रहा है? सोसाइटी को, लाइक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें लैंड भी लिख देता हूं मैं ना। भाई रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है बिजनेस को? सोसाइटी, लोग, ठीक है। कैपिटल, पैसा कौन दे रहा है? शेयर्स वगैरह के अंदर पैसा कौन लगा रहा है? अल्टीमेटली लोग लगा रहे हैं। रिलायंस का खुद का पैसा थोड़े है, सारा लोगों ने लगाया हुआ है। लेबर, जो लोग हैं वही तो कंपनीज में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट, अब आपको पता है बिजनेस की वजह से कितना एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। डेली की डेली रिपोर्ट्स आती रहती है, अपन इसके ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। और लैंड, ठीक है। लैंड जो है वो भी किसने दी है? लोगों ने दी है, सोसाइटी ने दी है बिजनेस को। बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस इसी चीजों को, इससे फाइनल प्रोडक्ट बना के, जो भी प्रोडक्ट है उसको बना के किसको दे देता है? वो बेच देता है माल, किसको? लोगों को, ठीक है, वापस से। मतलब बिजनेस जो है अर्न किससे कर रहा है? कमा किससे रहा है सारा पैसा? अर्निंग सारी हो रही है सोसाइटी से। तो बताओ बिजनेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है सोसाइटी की तरफ? बिल्कुल है। तो व्हाट बिजनेस कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी? फॉर देयर वेलफेयर इज कॉल्ड सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन याद रखो और ये डायग्राम याद रखो कि बिजनेस जो है वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं? सोशल अकाउंटिंग। सर बिजनेस जो है वो क्यों कंट्रीब्यूट करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? बिजनेस ही तो सब कुछ कर रहा है। बिजनेस सारी चीजें सोसाइटी से ले रहा है, लोगों से ले रहा है। अब आप देखो, रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है, लेबर जो है, वो सबकी सब क्या है? सोसाइटी तो है, ठीक है। और बिजनेस कमा भी किससे रहा है? ये माल किसको बेचना है? अल्टीमेटली लोगों को बेचना है, ठीक है। तो जब ये सब चीजें लोगों से ही हो रही है तो वो बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है सोसाइटी की तरफ? बिल्कुल है। सर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को रोजगार देना, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, लोगों को एजुकेशन देना, एनवायरनमेंट को क्लीन करना, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं मानो मेरी बात तो कभी आपने नाम सुना हो सीएसआर का? सर ये सीएसआर हमने सुना है, क्या होता है बताओ? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ ये आपने है या नहीं है कोर्स में? बिल्कुल है। आप पेपर 3 उठाओ, आप पेपर 3 उठाओ, उसके अंदर एक टॉपिक दे रखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम से, ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो किसकी बात चल रही है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सीएसआर की। सीएसआर पे इंडिया में लॉ भी बना हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या लॉ बना हुआ है? कि हर कंपनी को, ठीक है, सेक्शन 135, सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता है कि 2013 वाला कंपनी एक्ट अप्लाई होता है इंडिया में, 2013 में आया था, उससे पहले 1956 में था, पुराना हो गया था, फिर उसको डिलीट कर दिया। तो कंपनीज एक्ट 2013 का 135 सेक्शन क्या बोलता है? कि हर कंपनी को 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमा रही है उसका 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स स्पेंड करना पड़ेगा किसमें? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। क्या कहता है ये सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 का? कि हर कंपनी को, अब कंपनी कौन कौन सी होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना, कंपनी मतलब सारी कंपनियां नहीं होती इसके अंदर कवर, कुछ लिमिटेशंस होती है, बस आप इतना ध्यान रख लो कि कुछ कंपनीज को 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, मान लो जो भी आया, ठीक है, उसका 2% निकाल दो, कंपनी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे खर्च करना पड़ेगा। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंपनियां कई बार स्कूल खोल लेती है, ठीक है, आप देखो कई कंपनीज के स्कूल चल रहे हैं, ठीक है,
कई कंपनीज जो है हेल्थ सेंटर मतलब हॉस्पिटल चला रही है फ्री के अंदर, गांव के अंदर लोगों के लिए, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए कई कंपनीज पेड़ पौधे लगाती है। जैसे मैं पहले मणिपाल यूनिवर्सिटी पढ़ाता था जयपुर के अंदर जो है, ठीक है। तो अगर आप न्यू सांगने रोड की तरफ जाओगे, जयपुर के अंदर न्यू सांगने रोड है एक, तो उधर जाओगे तो वहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है ना। डिवाइडर पे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उन पे लिखा हुआ है मणिपाल, मेंटेन्ड बाय मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि ये पेड़ पौधे जो है मेंटेन कर रहा है मणिपाल यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि उसकी क्या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इतने सारे बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चों से फीस लेता है वो यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उन मतलब एनवायरनमेंट से ही तो या सोसाइटी से तो सब कुछ ले रहा है, तो उन सोसाइटी की तरफ क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। कई कंपनीज क्या करती है, आपको पता ही है कि जैसे अब सोचो रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने इतनी बड़ी कंपनी है जहां पे लाखों लोग काम करते हैं, तो सोचो उसने कितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया होगा अभी तक, ठीक है, इतने सालों के अंदर। करीबन 1970s के आसपास की बात है, रिलायंस स्टैब्लिश हुई थी बाय धीरूभाई अंबानी, तो करीबन 40-50 साल हो चुके हैं आज, है ना, ठीक है। तो अभी तक उसने बहुत सारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया होगा। अपन कह सकते हैं कि इंडिया के 10-20% रिसोर्सेज खा चुका होगा वो पर्सन, ठीक है। इवन टाटा, ठीक है, जिंदल, अब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है खूब सारे रिसोर्सेज खा चुकी है, कितना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है इन्होंने, ठीक है। इनके धुएं से, पॉल्यूशन से, ठीक है, जो निकलता है उसकी बीमारियां अपन लोगों को होती है या वहां के जो लोग रह रहे होते हैं उनको होती है। तो आप सोचो जरा, और ये सब हुआ किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ठीक है। ये सब हुआ किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। आपको अपन को पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड के अंदर, तो इतना इन्होंने नदियों को पॉल्यूट करा है। कभी आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा इकोनॉमिक्स में ग्रीन जीडीपी। अब आप सारी चीजों को इंटरलिंक करने की कोशिश करना है ना, ठीक है। अब ग्रीन जीडीपी में क्या होता है? अब इंडिया की जीडीपी कितनी है? अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ होता है, ठीक है। अच्छा, आप जीडीपी ये नहीं होती कि अपन जो बोलते हैं ग्रोथ रेट, है ना, ग्रोथ रेट इज डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी, ठीक है। तो इंडिया की जीडीपी कितनी है? 2.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़, तो ये हो गई 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ डॉलर। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं भैया ये जीडीपी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस जीडीपी की वजह से, इस इनकम को कमाने की वजह से अपने बहुत सारा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। अब सोचो इस जीडीपी के अंदर रिलायंस कंपनी का प्रोडक्शन शामिल है। जीडीपी क्या होता है? जो मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विस की, जो प्रोड्यूस करते हो पूरे साल भर में वो। अब ध्यान समझना, आप रिलायंस का मान लो इसके अंदर 10 लाख रुपए शामिल है। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आपको पता है रिलायंस के लिए 10 लाख कुछ नहीं है, ठीक है। 10 लाख रिलायंस का प्रोडक्शन है साल भर का, लेकिन रिलायंस ने 10 लाख का प्रोडक्शन करने के लिए इस फैक्ट्री में से इसका जो गंदा नाला, इसका जो गंदा पानी है वो एक नदी में जा रहा है, ठीक है, और वो नदी कंटिन्यूसली पॉल्यूट होती जा रही है। और इस नदी को हमें साफ करने के लिए जो है वो अलग अलग नमामि गंगे वगैरह ऐसे करके बहुत सारे प्लान चलाने पड़ रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान अपन ने चलाया था, फिर नमामि गंगे, गंगा टास्क फोर्स, और उसके अंदर अपन को 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए उस नदी को साफ करने के लिए। फिर इसने जो पॉल्यूशन फैलाया उसकी वजह से दिल्ली के अंदर एयर मास्क की सेल बढ़ गई, एयर प्यूरिफायर बिकने लग गए, ठीक है। ऐसी चीजें बिक रही है जो आज तक कभी नहीं बिकी थी। तो इससे क्या हो रहा है? अब आप देखो, अब अपन तो केवल क्या कर लेते हैं, 10 लाख की इनकम को जोड़ देते हैं, लेकिन अपन ये नहीं देखते कि 2 लाख रुपए खर्चा भी तो होगा इसकी वजह से बाद में। तो केवल 2.5 लाख करोड़ के अंदर 2 लाख रुपीज तो इंक्लूड है, वो 10 लाख रुपीज तो इंक्लूड है, लेकिन 2 लाख का तो इफेक्ट ही शामिल नहीं है। तो यही तो कहता है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी कहता है कि आपने इस इनकम को कमाने के लिए जितना एनवायरनमेंट गंदा किया है उसकी कुछ कॉस्ट भी तो आ रही है, तो उसको माइनस कर दो, फिर आप जीडीपी जो निकलेगी उसे बोलेंगे अपन ग्रीन जीडीपी। पूछ सकते हैं ग्रीन जीडीपी एग्जाम में अपने, वैसे भी प्राइमरी सेक्टर, सेकंड जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर इकोनॉमिक्स में कोर्स में, ठीक है। तो मैं इन सब चीजों को आपस में इंटरलिंक करके बता रहा हूं आपको कि कंपनीज जो है वो सोसाइटी को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है और पहुंचाती है। अपन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नतीजा है।
अभी अभी आपने देखा होगा, अपन सब करंट अफेयर पढ़ते हैं, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई है। आईपीसीसी अपन जानते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि चाहे सारी कंट्रीज कुछ भी कर ले, पेरिस क्लाइमेट चेंज के अगर सारे टारगेट्स भी पूरे कर लिए जाएंगे तो जो वार्मिंग अपन को कंट्रोल करनी है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो 1.5 डिग्री और 1 डिग्री का जो टारगेट दिया गया है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट कह चुकी है ये बात। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये पूरा का पूरा ये इंडस्ट्रीज की वजह से तो है। तो समझ में आया? तो आपके 2-3 टॉपिक इंटरलिंक हो गए आपस में। आप आराम से एग्जाम्पल आराम से आंसर दे सकते हो किसका? सोशल अकाउंटिंग का, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय सोशल अकाउंटिंग? सोशल अकाउंटिंग मतलब व्हाट बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी फॉर द वेलफेयर, ठीक है। तो और फिर आपका एक और टॉपिक तैयार हो गया, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है आपके पेपर 3 के अंदर है, आप देख लेना, शायद यूनिट 2 है उसके अंदर ही है अपने, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लियर? क्या मतलब जो बिजनेस होता है वो एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, और एनवायरनमेंट छोड़ो हर चीज पे इंपैक्ट डालता है। अपन देखते हैं कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन किस किस चीज पे इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। जो पहले जॉइंट फैमिलीज थी वो अब न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। लैंग्वेजेस जो हैं, जो रीजनल लैंग्वेज थी खत्म होती जा रही है। जो ट्राइबल एरियाज थे, ठीक है, उनमें सोसाइटीज का वो बिजनेस का इंटरफेयर हो रहा है। अब आप सोचो कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, सपोज करो, और उधर से कोई बिजनेस मैन आके बोलता है मैं इधर ये फॉरेस्ट है और मुझे इधर माइन चाहिए, एक इसमें माइन है तो इसकी माइनिंग करनी है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इस बिजनेस की वजह से, कि यहाँ पे जो ट्राइब्स रह रहे हैं उनका डिसलोकेशन होगा, उनका माइग्रेशन होगा। तो मे बी पॉसिबल है कि ट्राइब्स के अंदर डिसकंटेंट आ जाए, ठीक है। तो इवन ये प्रॉब्लम नक्सलिज्म को भी अराइज करती है। ऐसे आप चीजें इंटरलिंक कर सकते हो आपस के अंदर, ठीक है। तो आप देखो, जब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया 1991 के बाद, तो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ी ही है, ठीक है। उसका एक मेजर रीजन ये है, हालांकि अपना फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, बट फिर भी। अब अपन आते हैं किस टॉपिक पे? एफिशिएंसी ऑडिट पे। एफिशिएंसी ऑडिट, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? 2 टॉपिक अपन ने क्लियर करे, कौन कौन से? 3 टॉपिक करीबन करीबन। सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग मतलब व्हाट बिजनेस कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो कभी भी मत समझना कि ना बिजनेसमैन जो कर रहे हैं सोसाइटी के अगर अच्छा करते हैं तो उनकी कोई मतलब वो कोई ऑब्लिगेशन कर रहे हैं सोसाइटी में, नहीं, ठीक है। उन्होंने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजें गलत भी करी है, ठीक है। अभी अपन, एक स्टूडेंट था क्लास, अपने कमेंट बॉक्स के अंदर एक पॉइंट आया था, व्हाट डू मीन बाय क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। तो अपन क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, व्हाट डू मीन बाय क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, और आजकल ये देखने को भी ज्यादा मिल रहा है। तो पहले एफिशिएंसी ऑडिट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपने डिफरेंस कभी सुना होगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में? एफिशिएंसी मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट रेशो। और इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद ओनली आउटपुट, नॉट इनपुट। सर से क्या मतलब है? थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताओ। देखो जरा, सुनो एक ढंग से बात, आराम से ना, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझते हैं अपन। अपन को बोला, अपन ने ना सोचा आज कि चलो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई के अपन अंदर है ना पढ़ेंगे, क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सपोज करो पढ़ेंगे कुछ भी टॉपिक, मान लो आप एथिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एथिक्स पढ़ेंगे आज, और एथिक्स के अंदर अपन समझेंगे वैल्यूज, ये टॉपिक क्लियर करेंगे, है ना। वैल्यूज से रिलेटेड टॉपिक समझेंगे कि वैल्यू, एटीट्यूड वगैरह ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। वैल्यू, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, है ना, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, अपन ने ये सोचा, ठीक है। अपन ने सोचा इसके अंदर अपन एक दिन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अपन पढ़ने बैठे आज, और
अपन 2-3 घंटे ही पढ़ पाए और फिर अपना कोई फ्रेंड आ गया और अपन फिर उसके साथ बाहर चले गए, ठीक है, और क्योंकि फिर दिवाली भी चल रही है तो दिवाली की सफाइयों में भी लग गए अगले दिन। तो ऐसे करते करते इस टॉपिक के अंदर 4 दिन लग गए। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया 4 दिन बाद, ठीक है, ये टॉपिक 4 दिन बाद कंप्लीट हो गया। ये अपनी क्या है, इफेक्टिवनेस है कि अपन ने काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन गलती कहां करी अपन ने काम करते समय एफिशिएंसी नहीं दिखाई। मतलब अपना जो टाइम लगा वो कितना लगा, 4 डेज, और टॉपिक कितना क्लियर हुआ, 1। तो 4 डेज इनपुट, आउटपुट कितना, आउटपुट 1 टॉपिक, ठीक है, या 2 टॉपिक, 2-3 टॉपिक क्लियर कर लिए। तो ये इनपुट आउटपुट रेशो हो सकता है कि भाई ये थोड़ा गड़बड़ है, कि भाई अपन ने 4 दिन दे दिए छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स पे, ठीक है, और अपन वो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बस अपन को इसको रिवाइज ही करना था। तो इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, काम पूरा हो जाना चाहिए, वो क्या है, इफेक्टिवनेस है। लेकिन एफिशिएंसी क्या है कि काम को कितना ढंग से करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें आ गई, कितना अपन ने चीजें, रिसोर्सेज सेव किया। अगर अपन काम करते समय रिसोर्सेज, अब पैसा भी हो सकता है, रिसोर्सेज अपना टाइम भी हो सकता है। अपने लिए अभी रिसोर्स सबसे बड़ा कौन सा है, टाइम। तो टाइम अपन ने सेव कर लिया। मतलब आपने सुना होगा ना, कॉस्ट, हर चीज का क्या होता है, एक कॉस्ट होती है और एक बेनिफिट होता है। तो इस कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को अपन, भाई कोई चीज अपन ने कर ली, काम कर लिया, उसका बेनिफिट है, ठीक है, लेकिन उस काम को करने के अंदर जो अपने रिसोर्सेज लगे वो क्या है, कॉस्ट है। अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बेनिफिट कम है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन इनएफिशिएंट है, ठीक है। कॉस्ट ज्यादा आ रही है लेकिन बेनिफिट कम है, तो अपन क्या बोलेंगे कि अपनी एफिशिएंसी कम है, या अपन बोलेंगे इनएफिशिएंट है। लेकिन अगर बेनिफिट ज्यादा मिल रहे हैं और कॉस्ट कम है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन एफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन अगर अपन ने काम कर लिया है, काम तो कर ही लिया पूरा, तो अपन इफेक्टिव तो है ही। तो सर एफिशिएंसी ऑडिट मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी ऑडिट मतलब चेक करना इनपुट आउटपुट रेशो, इनपुट आउटपुट रेशो, ठीक है। कि मान लो कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ठीक है, या गवर्नमेंट का कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑडिट हो रही है उसकी। अच्छा, ऑडिट कौन करता है गवर्नमेंट की, आपको पता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, एफिशिएंसी ऑडिट के अंदर क्या चेक करता होगा उस ब्रिज के अंदर। अब केवल ये नहीं चेक करा जाता ब्रिज बना या नहीं बना। अब मान लो ब्रिज तो बन गया, लेकिन ब्रिज बनते समय 15 साल लग गए, ठीक है। तो बताओ ये प्रोजेक्ट इफेक्टिव तो है, मतलब काम तो हो गया पूरा का पूरा, लेकिन एफिशिएंसी दिखाई या नहीं दिखाई अपन ने काम करते समय, नहीं दिखाई, क्योंकि 15 साल लग गए। 3-4 साल लैंड एक्विजिशन के अंदर लग गए, ठीक है, फिर 8-10 साल तक क्या है, कुछ 2-3 साल तक स्टे लग गया, कुछ अलग ही, ठीक है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे टाइम चलता रहा और 15 साल लग गए। तो टाइम कितना ज्यादा लग गया, उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ गई होगी, ठीक है। दिन पर दिन आपको पता है महंगाई का दौर है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा तो जो रॉ मटेरियल है, लेबर है, उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। इसकी वजह से सोचो पॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। अब कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, और लोगों को इधर से जाना है, ठीक है, तो लोग बाग क्या है, स्पीड धीरे हो जाएगी। अब जयपुर के अंदर मेट्रो का काम चल रहा है, ठीक, कई जगहों पे तो इतनी धीरे स्पीड हो जाती है कई जगहों पे। तो उससे क्या इफेक्ट होता है, अब गाड़ी आपकी रुकेगी वहां पे, तो ठहरेगी, रुकेगी, लेकिन स्टार्ट तो है, पोल्यूशन फैलाएगी। सोचो आप, जो नॉर्मल पोल्यूशन लगता, अगर गाड़ी स्मूथ चलती तो कम लगता, लेकिन आप रुक गए थोड़ा सा ज्यादा, तो फिर पोल्यूशन बढ़ गया उसकी वजह से। तो अब सोचो केवल एक गाड़ी नहीं रुकी है, इतनी बहुत सारी गाड़ियां रुकी है, और केवल एक दिन की बात नहीं है, 15 साल की बात है, 10-15 साल की बात है। मतलब ये काम 15 साल तक चलता रहा, तो 15 साल तक इस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता रहा बेवजह, ठीक है। हो सकता है काम अगर ढंग से करते 2 साल के अंदर हो जाता, तो आपने कितना सारा नुकसान पहुंचा दिया, एनवायरमेंट को भी, कॉस्ट को भी नुकसान पहुंचा दिया, टाइम को भी नुकसान पहुंचा। तो इस काम में क्या है, एफिशिएंसी नहीं है, कॉस्ट ज्यादा लग गई। कॉस्ट मतलब केवल रुपए की नहीं होती, टाइम भी कॉस्ट होता है, है ना। तो कॉस्ट ज्यादा लग गई, लेकिन बेनिफिट क्या है, बेनिफिट तो मिला, लेकिन उसके कंपेरिजन में कॉस्ट ज्यादा लग गई। तो ये क्या है, एफिशिएंसी ऑडिट है। एफिशिएंसी ऑडिट गवर्नमेंट में ध्यान रखना हमेशा कौन करता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर क्या, तो समझ में आ गया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में डिफरेंस, आराम समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। और इनपुट आउटपुट रेशो वगैरह, तो अपन ऐसे चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने करीबन 4 टॉपिक्स हो गए, एक सोशल अकाउंटिंग,
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अकाउंटिंग, एक एफिशिएंसी ऑडिट और एक सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं दोस्तों आपको 2-3 क्वेश्चन देना चाहता हूं ताकि आप घर पे उसको प्रिपेयर करो, ठीक है, और अपनी जैसी अगली क्लास होगी या फिर अभी भी आप आराम से उसका आंसर लिख के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं उसको कंफर्म चेक करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर से, ठीक है, जो आपको प्रिपेयर करना है। बैंक कंसोलिडेशन, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज। बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज है ना। आपको पता होगा दोस्तों, बैंक कंसोलिडेशन आजकल बहुत ज्यादा टॉपिक चल रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि बैंकों को करना, जोड़ना एक साथ। गवर्नमेंट के लगातार प्रपोजल्स आते जा रहे हैं कि जो बहुत सारी बैंक है उसको खत्म करके अपन एक बड़ा बैंक बना दें। तो आप ये बताओ इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, ठीक है। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और आपको पता है इकोनॉमिक्स के अंदर बैंकिंग अपने कोर्स में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ई वे बिल इन जीएसटी, ठीक है। देखो ये सब टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट मैं आपको क्या है थोड़ा सा, अगर इस तरीके से अपन कर लेंगे तैयार थोड़ा थोड़ा, तो फिर अपन को समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा। जीएसटी पता है आपको लागू हो चुका है, टैक्सेशन अपने इकोनॉमिक्स में कोर्स में है, और अगर आपने 2016 का मेंस देखा हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट जीएसटी पे पूछा हुआ है। व्हाट डू मीन बाय जीएसटी, व्हाट इज ड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। ड्यूल स्ट्रक्चर आपको पता होगा ना, जब आप कहीं पे जाते हो तो सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है। आप कहीं पे डोमिनोज में, पिज्जा हट में खाना खाने जाओ, किसी भी होटल में जाओ, कुछ भी सामान लेके आओ, दिवाली के कपड़े लेके आ रहे हो आप, उस पर देखो बिल पे ये 2 टैक्स लगे हुए मिलेंगे। इसे क्या बोलते हैं? ड्यूल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और साथ में ओपिनियन भी पूछी, बताओ आपके हिसाब से ड्यूल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो अपन जीएसटी पढ़ेंगे तो अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एनबीएफसी। एनबीएफसी आपको पता है अभी इशू चल रहा है बहुत सारा आईएलएफएस के ऊपर। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ज्यादा नहीं है, आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन अब डेली दूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हमें क्वेश्चन भी दो, तो आप क्वेश्चन भी लो, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे ज्यादातर अपने। तो भाई अपना मेन मकसद क्या है कि अपने फाइनल लिस्ट के अंदर मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि मेंस और इंटरव्यू में दोनों में मार्क्स जुड़ के मिलेंगे, तो अपन कोशिश करेंगे कि मेंस में जितने नंबर मिल जाए, फिर अगर इंटरव्यू में कम भी मिल रहे हैं तो भी अपना क्या है क्वालिफाई हो जाए एग्जाम अच्छी तरीके से, जो अपन को रैंक चाहिए जिस रैंक के लिए, ठीक है। ये बात है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट टॉपिक तो नहीं है डायरेक्ट अपने कोर्स में, बट फिर भी एक चीज बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट ने पूछी है, व्हाट डू मीन बाय क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, ये अपने कोर्स में मेंशन नहीं है, बट आप इसको कहीं पे यूज कर सकते हो, कहीं पे यूज करना चाहो तो, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं सुनना है, ठीक है, आपको लगता है कि भाई अपने काम का नहीं है, तो आप वीडियो बंद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपना कोर्स के टॉपिक हो गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। बिजनेस और पॉलिटिशियंस के बीच में क्या होता है, लिंक होता है, उसे अपन बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार कि पॉलिटिशियंस जो हैं बिजनेस से या कॉरपोरेट हाउस से, बड़े बड़े कॉरपोरेट से क्या लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, ठीक है, जो इंडिया में इलीगल है, ठीक है। लेकिन यूएस में ये बहुत ज्यादा अलाउड है। यूएस में इसे बोलते हैं लॉबिंग। आपने कभी नाम सुना हो तो, लॉबिंग। जैसे यूएस के अंदर कहते हैं कि गन लॉबी सबसे स्ट्रांग है, आपको ध्यान होगा अपन पढ़ते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और
वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में जब अपन डिफरेंस देखते हैं तो अपन ने कई बार देखा है कि फंडामेंटल राइट्स में यूएस के अंदर क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गन रखना आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसकी वजह से यूएस को कई बार नुकसान भी झेलना पड़ता है कि कुछ मास शूटिंग देखने को मिलती है। एक बच्चा है जो स्कूल के अंदर गन लेके चला गया और वहां पे उसने गन चला दी, तमाम 200 बच्चे मार दिए, 100 बच्चे मार दिए, ना, ऐसा होता रहता है, ठीक है। वहां पे आप गन जो है आप कहीं पे फिर आराम से रख सकते हो, लाइसेंस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इंडिया जैसा नहीं है कि आप उनको बहुत डिले लाइसेंस मिलेगा या बहुत मुश्किल से लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों है कि वहां पे जो गन है वो आसानी से मिल जाती है? क्योंकि वहां पे फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट क्यों है, अब आप इसके पीछे लॉजिक देख सकते हो कि वहां पे जो गन कंपनीज है, ठीक है, बंदूकों की जो कंपनी है उनकी लॉबी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब वहां की जो गन कंपनी है पैसा देती है किसको? यूएसए की गवर्नमेंट को। जब पॉलिटिशियंस को जब वो चुनाव लड़ते हैं, इवन ट्रंप, ठीक है, तो अब आप देखो कभी है ना, जो यूएस के अंदर कई लोग, कई सिविल सोसाइटीज जो एनजीओ हैं वो गन को बैन करना चाहते हैं, बट फिर भी ना यूएस के अंदर इस तरीके से हमेशा चलता रहता है कि ना बैन करो बैन करो बैन करो, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर पा रही। इवन आपने ओबामा की स्पीच सुनी हो तो 2010 की बात है शायद, वो कहता है कि ना मैं गन्स को बैन करना चाहता हूं यूएस के अंदर, ठीक है, बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मतलब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो ये बात बोल रहा था कि मैं बैन करना चाहता हूं फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो मतलब सोचो आप गन की लॉबी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा पैसा देता होगा, ठीक है। तो हमेशा देखा गया है इंडिया में ये लॉबिंग अलाउ नहीं है, इलीगल है, बट यूएस में लीगल है, ठीक है। और यूएस में लीगल है, इसका एक फायदा है, यूएसए के लोगों को या यूएस की गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना पैसा दिया। बट इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया में ये चीज इलीगल है लेकिन होती फिर भी है ना। आपको पता ही कि रिलायंस जो है या फिर हर बिजनेसमैन जो है पॉलिटिशियंस को पैसा देता है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, ठीक है, होता है, लेकिन फिर अपने बस शो करना मैंडेटरी नहीं है और इलीगल है ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे हो नहीं रही है, हो तो रही है बट अपने एक तरीके से यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे हैं अपन, ये गलती है। और अब इससे नुकसान क्या होता है, चलो पॉलिटिशियंस को बिजनेसमैन पैसा क्यों दे रहे हैं? ताकि जो पॉलिटिशियंस है बाद में सत्ता में आके उनके हितों का ध्यान रखें, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखें। तो कल को जब वो पॉलिटिशियन सत्ता में आ जाएगा तो उससे क्या होगा, वो उस बिजनेस के लिए बेनिफिट्स करेगा। तो जो वो लॉ बनाएगा, जो वो पॉलिसी बनाएगा, वो उस बिजनेस के फेवर में बनाएगा, ठीक है। जो वो लॉ बनाएगा, जो वो पॉलिसीज बनाएगा, वो उसके फेवर में बनाएगा। आप इनकम टैक्स एक्ट, अब हमारे कोर्स में सीएमएस इनकम टैक्स पढ़ाते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो जो बातें लिखी होती है वही थोड़ी जनता की केवल बेनिफिट के लिए होती है, बहुत सारी बातें केवल एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के बेनिफिट के लिए होती है। अगर मैं सीधा सीधा बताऊं, अगर आप कभी इनकम टैक्स किसी से सुनो तो आधा इनकम टैक्स रिलायंस की वजह से आया है। मतलब रिलायंस जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से बातें करता है कि भाई ये सेक्शन आना चाहिए, ये प्रोविजन आना चाहिए, ये एग्जाम्शन आनी चाहिए, ये छूट मिलनी चाहिए, ठीक है, बट ये चीज कोई ओपनली डिस्क्लोज नहीं होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। अब तभी तो एक कॉन्सेप्ट आता है, तभी तो इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। अब स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन अगर अपन थोड़ा बहुत सुना हो तो उसके अंदर क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगी चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। और इससे क्या फायदा होगा कि ना जो मतलब जो ये चंदा वंदा देते हैं पॉलिटिशियंस को, कॉर्पोरेट हाउस कंपनीज बड़ी बड़ी, वो देना बंद हो जाएगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कल को जब पॉलिटिशियन सत्ता में आएंगे तो फिर उनको कॉर्पोरेट हाउस को कोई बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है, तो ये नेक्सस टूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज अ इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये इलेक्शन रिफॉर्म का पार्ट है। इसके अंदर अगर मतलब ये अप्लाई हो जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो पैसा है चुनाव लड़ने के लिए वो कौन देगी? डायरेक्ट गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी, ठीक है। बट इसमें भी बहुत सारे इशू है कि अपने यहाँ पे फिर नंबर ऑफ जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑलरेडी 2000 के आसपास है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो और पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए बढ़ जाएगी, हो सकता है कि मतलब उसको पैसा मिल रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट से। बट इसका सोल्यूशन फिर चुनाव आयोग ने ये भी दिया कि ना भाई आप नंबर ऑफ वोट्स जो है पिछले इलेक्शन के अंदर आपको जितने वोट्स मिले हैं उस हिसाब से पैसा दे दिया जाए, ठीक है। बट अपनी पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है इस बात पे एग्री करेगी नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, और वो कर भी नहीं रही है।
तो आप पढ़ना स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, या आपने पढ़ा होगा, वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक और बात बताता हूँ। ये सब चीजें चालू कैसे होती है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म है या इंडस्ट्रियल, आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हो इन सब चीजों को, बट आप कभी गवर्नमेंट का नाम मत लिखना है ना, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का तो अपन को बिल्कुल नाम नहीं लिखना, अपन बीजेपी और कांग्रेस तो लिख ही नहीं सकते अपने एग्जाम में, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो हुआ क्या ब्रिटेन में। अब मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक सी बात बताता हूँ, आपको बहुत ही शायद सुन के कैसा लगे, हो सकता है आपने सुनी हो। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके पीछे कारण क्या था? 1776 के अंदर एक पर्सन था एडम स्मिथ, इसने एक किताब लिखी जिसे बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। इसने क्या बोला? इसने बोला कि वेल्थ ऑफ नेशंस के अंदर कैपिटलिज्म होना चाहिए मार्केट में, मार्केट शुड बी फ्री, फ्री मार्केट, या इसे बोलते हैं इनविजिबल हैंड्स, या इसे बोलते हैं लेजी फेयर। ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने बोला गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना ही नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब आप बताओ, ऐसी गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है उसे क्या बोलते हैं? पुलिस स्टेट। ऐसे स्टेट को जो केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उसे बोलते हैं पुलिस स्टेट। मतलब गवर्नमेंट का काम बिजनेस में इंटरफेयर करने का नहीं है। ये एडम स्मिथ ने थ्योरी दी। आपको पता है 17 इसी दौर के अंदर यूएसए आजाद हुआ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान सुनना, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यूएसए आजाद हुआ, यूएसए ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी? इसी को ही जिसे बोलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर होता क्या है सर? पूंजीवादी, अपन बोलते हैं पूंजीवादी, मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो किसके कंट्रोल में होंगे? प्राइवेट कंट्रोल में होंगे। रिसोर्सेज किसके कंट्रोल में होंगे? प्राइवेट। और गवर्नमेंट का काम जो है वो क्या है? इनविजिबल हैंड्स। मतलब गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी लोगों से, है ना, गवर्नमेंट को बिजनेस से बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है। गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं लेजी फेयर भी बोलते हैं ना, लेजी फेयर मतलब इनविजिबल हैंड्स। मार्केट अपने आप कर लेगा जो करेगा, ठीक है। फिर इसकी वजह से ब्रिटेन में इसी थ्योरी की वजह से बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में प्राइवेट हैंड्स जो है वो एंकरेज हुए। उसकी वजह से इंडिया में भी आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर बहुत सारा इंपैक्ट आया, ठीक है। अपना जो रॉ मटेरियल इंडिया से जाने लग गया और फिर फिनिश गुड्स बन बन के इंडिया में आने लग गया इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो पीछे जो व्हील था वो था कैपिटलिज्म, ठीक है, और साथ में रेनेसांस, दोनों चीजें मिलके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ? एक क्लास जनरेट हो गई जिसे बोलते हैं वर्कर क्लास, ठीक है। वर्कर क्लास जनरेट हो गई, मतलब रिसोर्सेज जो थे वो केवल बहुत ही कम लोगों के हाथ में होने लग गए, और नीचे जो वर्कर्स है वो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे, ठीक है। और ये वर्कर्स जो हैं इनकी फैक्ट्रीज में काम करने लग गए, और वर्कर्स के कुछ राइट नहीं। वर्कर 14-14 घंटे, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं बिना कोई छुट्टी के, ठीक है, बिना कोई बेनिफिट्स के, और बिल्कुल लो वेजेस पे, ठीक है। कंडीशंस भी वहां पे जो है, जो जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वहां पे एयर भी अच्छी नहीं है, वाटर भी अच्छा नहीं है, लाइट भी कम है, इस कंडीशन में काम कर रहे हैं। अगर आपने मूवी देखी हो एक, शायद लेबर यूनियन नाम है उस मूवी का, है ना, शायद उसमें राहुल भट्ट है, अभी 2018 में रिलीज हुई है, बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है, आप देख सकते हो उसके अंदर, है ना, ठीक है। तो कंडीशंस बिल्कुल खराब हो गई उसके अंदर। ये अपनी बॉलीवुड की मूवी है ना, अपने इंडिया की मूवी है, तो कंडीशंस बिल्कुल खराब हो गई। इसके बाद एक पर्सन ने इस चीज को नोट किया, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या बोलता है? कार्ल मार्क्स बोला कि ये सब जो हो रहा है सोसाइटी के अंदर ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू ये कैपिटलिज्म की वजह से। कार्ल मार्क्स बोलता है ये सब जो सोसाइटी में हो रहा है कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि एक सोसाइटी कुछ इस तरीके से है, और सोसाइटी का जो बेस है, सुपर स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो बेस है वो है इकोनॉमी, और जो भी चीजें ऊपर है लाइक रिलीजन, लॉ, एथिक्स, कल्चर,
ये सब सुपर स्ट्रक्चर है, इन सबको कार्ल मार्क्स बोलता है सुपर स्ट्रक्चर। और बेस क्या है सबका? इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स, अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी सी आपने फिलॉसफी पढ़ी हो तो कार्ल मार्क्स की, वो बोलता था कि रिलीजन इज अ ओपियम ऑफ मासेस। रिलीजन इज अ ओपियम ऑफ मासेस। ओपियम मतलब क्या होता है? चरस। रिलीजन क्या है? चरस है। मासेस मतलब लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके से चरस है। ये कार्ल मार्क्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और वो क्यों कह रहा है ये बात? वो कह रहा है कि रिलीजन जो होता है, धर्म जो होता है, वो इनएक्टिव चीज पे ले जाता है, मतलब आपको पैसिव कर देता है। ये सब क्रोनी कैपिटलिज्म है ना, अपन टॉपिक से कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझोगे आपको समझ में आ जाएगी बहुत सारी बातें। इनएक्टिव मतलब पैसिव कैसे कर रहा है ये आपको? क्रोनी कैपिटलिज्म, वो सॉरी रिलीजन। इसकी बात देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कार्ल मार्क्स की। मान लो किसी गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और उसको कोई दूसरा गरीब आके क्या बोलेगा? अमीर ने मान लो अत्याचार किया हुआ, एग्जाम्पल है ना, एक गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और एक अमीर आके क्या बोलेगा उसको? वो गरीब आके क्या बोलेगा दूसरा उसका दोस्त? कि तू टेंशन मत ले, इसका जो देखेगा वो भगवान देखेगा, है ना, इसका जो भी मतलब करना होगा वो भगवान करेगा। इस अमीर को सजा कौन देगा? भगवान देगा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो वो क्या कह रहा है? ये जो पर्सन है इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ये गरीब पर्सन है, और ये ऊपर बैठा है अमीर है, ये गलत कर रहा है। ठीक है, इस गरीब का दूसरा दोस्त गरीब है, ये इसको आके बोल रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, इस अमीर आदमी को भगवान देख लेगा। तो इससे ये पर्सन, ये जो गरीब पर्सन है, ये क्या होगा? इनएक्टिव स्टेज में चले जाएगा, पैसिव स्टेज में चला जाएगा, मतलब ये पीछे हो जाएगा। कोई एक्शन लेने वाला होगा तो पीछे हो जाएगा, समझ रहे हो आप? तो कार्ल मार्क्स कहता है ये रिलीजन भी किसने बनाया है, और ये रिलीजन में लिखी किसने बातें हैं? भगवान देख लेगा। ये रिलीजन में बातें लिखी हैं अमीर लोगों ने, ताकि उनका पैसा ना छीने, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, आपने देखा होगा जो रिलीजन्स होते हैं वो ज्यादातर दूसरी दुनिया की बातें करते हैं कि अगर मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी। ठीक है, तो अभी अच्छे कर्म करते रहो। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कहता था ये सब क्या है? ओपियम है मासेस के लिए। ठीक है, सब चीजों का बेस क्या है? इकोनॉमी। ये सब चीजें ऊपर जो बनाई गई है, कल्चर, लॉ और एथिक्स वगैरह, सब ये इसी को बचाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, लोग कहते हैं चोरी मत करो, गलत है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है ये नियम किसने बनाया? ये अमीर लोगों ने बनाया। ठीक है, कि ताकि जो अमीर आदमी है उसकी जो मतलब प्रॉपर्टी है सुरक्षित रहे, चाहे गरीब आदमी भूखा मर जाए। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स बोलता है कि चलो ठीक है, तुमने बोला कि चोरी मत करो, ये एथिक्स है, लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता है कि भाई ये कहां का एथिक्स है, गरीब आदमी भूखा मर जाए। ठीक है, तो वो इस तरीके से बातें कर रहा है। ये इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ध्यान रखना है ना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको केवल समझा रहा हूं ये सारी बातें क्रोनी कैपिटलिज्म से रिलेटेड। और कार्ल मार्क्स ऐसा कह गया, चल दिए और चल दिए, और कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्ल्ड के अंदर लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा जब ये वर्कर क्लास क्या है? स्ट्रगल करेगी, स्ट्रगल करेगी, और ये जो बड़े लोग हैं इनको उखाड़ फेंकेगी, और इसी स्टेज को बोलते हैं अपन कम्युनिस्ट स्टेज। इन्हीं स्टेज को बोलेंगे कम्युनिस्ट स्टेज। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यह भी बोला कि वर्कर क्लास जब इन अमीर लोगों को उठाएगी, उखाड़ेगी, ठीक है, तो बीच में कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए डिक्टेटरशिप आएगी, ताकि हर चीज को कंट्रोल करा जा सके, हर चीज को मैनेज करा जा सके, ताकि ये बड़े बड़े लोग जो हैं वापस से उठ खड़े ना हो। ठीक है, तो उसने डिक्टेटरशिप का भी बीच में कॉन्सेप्ट दे दिया। और अपन ने सबने पढ़ा है कि जब रशियन रेवोल्यूशन होता है, और इसके पीछे था लेनिन। लेनिन सबसे पहले कार्ल मार्क्स की बातों को इंप्लीमेंट करता है। और लेनिन कौन था? डिक्टेटर। लेनिन डिक्टेटर था, और लेनिन अपने आप को डिक्टेटर किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है? वो बोल रहा है देखो, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हैं उनको खत्म करने के लिए बीच में डिक्टेटरशिप आएगी, तो मैं वो डिक्टेटर हूं। और वो बोल रहा है कि मैं आराम से क्या लेके आऊंगा वर्ल्ड के अंदर, जो है कम्युनिज्म लेके आऊंगा। और इस वजह से क्या है, अपन को पता है कि जो रशिया है
वो कम्युनिस्ट कंट्री बन गया और वहाँ पे रिवोल्यूशन चालू हो गया उसके बाद, और काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा। फिर लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं और फिर वो चलता रहता है। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम अगर अपन देखें तो माओ ने किया चाइना के अंदर, चाइना भी जो है कम्युनिस्ट कंट्री बन गया उसके बाद, ठीक है। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में, ठीक है, हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में इनकी आइडियोलॉजी थी। इसीलिए जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है तो फिर क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर दो ब्लॉक बन जाते हैं, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कम्युनिस्ट ब्लॉक वाज लीडेड बाय यूएसएसआर एंड कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाज लीडेड बाय यूएसए। और फिर आपको पता है कि अपन ने पढ़ा है इंटरनेशनल आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर के जैसे जैसे वर्ल्ड की कंट्रीज आज़ाद होते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनमें या तो वो कम्युनिस्ट ब्लॉक को पकड़ लेते हैं या कैपिटलिस्ट ब्लॉक को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और समझ में आ गया कम्युनिस्ट ब्लॉक मतलब क्या है, कि जिनकी थॉट्स हैं कैपिटलिस्ट के जस्ट अगेंस्ट में, ठीक है। वो नहीं चाहते कि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ लोगों के हाथ में रहे, ठीक है। और कैपिटलिज्म हमेशा क्या चाहता है कि रिसोर्सेज जो है प्राइवेट हैंड्स में रहे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लिबरल इकोनॉमी भी कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सबका प्रभाव इंडिया में नहीं आया। इंडिया में भी आपको पता है कि हु इज द पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। और इवन जो भगत सिंह थे वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफी इन्फ्लुएंस थे। लास्ट में जब वो अपनी जेल के अंदर टाइम बिता रहे थे तो वो लास्ट में लेनिन की जो बुक्स है उसको पढ़ रहे थे। अपन ने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत देखा है इनके बारे में, ठीक है। और ये चीज चलती रही वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया तो खैर ना तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में गया ना कम्युनिस्ट ब्लॉक में गया। इंडिया ने क्या ज्वाइन किया था, नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। हम थर्ड वर्ल्ड नेशंस को लीड कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है। और इसी कम्युनिज्म की वजह से आप देखोगे इंडिया में आज नक्सलिज्म भी है, ठीक है, इसी वजह से। क्योंकि भाई कैपिटलिस्ट को क्या माना जाता है कि वो कैपिटलिस्ट जो है वो रिसोर्सेज अपने हाथ में ले लेते हैं। और कार्ल मार्क्स ये भी बताता है कि गवर्नमेंट जो है जो मतलब कैपिटलिज्म का हमेशा फेवर करती है, उनसे पैसे वगैरह लेती रहती है। कार्ल मार्क्स ये भी लिखता है, ठीक है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में भी एक तरीके से डिस्कस कर रहा है। तो जब इंडिया के अंदर आपको पता है ये नक्सलिज्म जो चालू हुआ नक्सलबाड़ी गांव से, वेस्ट बंगाल से, तो इसके अंदर ये बिल्कुल मतलब किसके अगेंस्ट में हो गया, एक तरीके से कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में हो गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला गया। तो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, और माओ को अपन ने अडॉप्ट कर लिया। तभी तो नक्सलिज्म को अपन बोलते हैं कि नक्सलिज्म आर ऑल्सो आज माओइस्ट, ठीक है। नक्सलिज्म एक तरीके से माओइस्ट कहलाते हैं। और अभी अपन ने देखा इसके अंदर पूरा इशू है, ठीक है। और फिर यूएसएसआर आपको पता है 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो मतलब बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज हैं उसका जो लिंक है वो काफी पुराना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज का है। और जो जैसा कार्ल मार्क्स कहता था कि जो हर चीज का बेस है वो क्या है, इकोनॉमी, ठीक है। तो आप इस चीज पे गौर कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, इतना पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय।